फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईसैप स्मॉल फिनांस बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बारे में देखेंगे और ईसैप जो इसका जो बिजनेस मॉडल है, तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन होगा। और इसका कॉन कॉल अभी तक नहीं हुआ है। जब कॉन कॉल होगा, जब यानी कि 4 तारीख को इसका कॉन कॉल है, तो उसके बाद और एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर हम बना देंगे। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखेंगे जो ईसैप का बिजनेस मॉडल डिस्कस करने के पहले पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे तो इसमें जो आपका अगर इसका एयूएम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आपको कुछ तरह का जो रिटेल का लोन मिल जाते हैं, फिर आपका एमएसएमई मिल जाते हैं, एग्री मिल जाते हैं, गोल्ड मिल जाते हैं। इस तरह का प्रोडक्ट भी रहता है, यानी कि जो सिक्योर प्रोडक्ट रहता है। उसके साथ साथ इसके बुक में आप देखेंगे 40%, 30%, किसी के साथ तो 50% तक आपका जो माइक्रो फाइनेंस का एक सेगमेंट रहता है। तो और आपको सभी को पता है कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आपको ज़्यादा यील्ड मिलता है। अगर आपको जो सिक्योर बुक में अगर आपको 12, 13, 15% का अगर आपका यील्ड मिलेगा, तो आप माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आप इजीली 20 से 25% यील्ड चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपका बुक में 50% हाई यील्डिंग प्रोडक्ट रहेगा, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी यानी आपका जो ग्रोथ वो बढ़िया रहेगा, आपका नीम बेहतर होगा, आपका स्प्रेड बेहतर होगा। इसीलिए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सेगमेंट है उसका सिक्योर बुक के साथ साथ अनसिक्योर वाले पार्ट भी है, और इस अनसिक्योर वाले बुक से इसको अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। लेकिन आप देखेंगे इस जो अनसिक्योर पार्ट है उसका एक तो अच्छे दिख है कि इसको बहुत अच्छा यील्ड मिलता है, लेकिन इसके साथ इसका एक माइनस पॉइंट भी है कि जो अनसिक्योर बुक है वो बहुत वोलाटाइल होता है। जो कभी भी आपका साइकिल बिगड़ सकता है। जब साइकिल बिगड़ेगा तो आपको बहुत सारे प्रोविज़न करना पड़ेगा, तो आपका जो टोटल नेट टू नेट आप पूरा बुक नेगेटिव में जा सकता है। और यही सिचुएशन हुआ था। अगर आप पूरा माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को ट्रैक करते हैं या फिर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को ट्रैक करेंगे, तो आप सबको पता होगा कि ये ऑलमोस्ट FY24 के एंड और FY25 और 26 में आप देखेंगे कि आपका जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एकदम बहुत गिर गया था। उसका एसेट क्वालिटी बहुत डिटोरेट हो गया था। फिर आपका सेबी का RBI का बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ गया था। इसके वजह से माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत डेलिक्वेंसी यानी कि लोन डिफॉल्ट बढ़ गया था। फिर कर्नाटक में एक ऑडिट जारी हो गया था। तो इस सब बुरे टाइम के अंदर से जा रहा था आपका माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। और उस समय आप देखेंगे जो माइक्रो फाइनेंस जिसके भी बुक में था वो एकदम नेगेटिव में चला गया था। NPA बढ़ गया था, कलेक्शन एफिशिएंसी घट गया था, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा था, प्रोविजन बढ़ रहा था, तो बैंक पूरा लॉस में चला गया था। जो मैक्सिमम आप देखेंगे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जैसे आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, अरमान, मुथूट, सैटिन, इस तरह का जो कंपनी है उसका जो पैट वो नेगेटिव में चला गया था। फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका भी आप देखेंगे पैट नेगेटिव में चला गया था। कुछ कुछ का पॉजिटिव था लेकिन वो लॉस में चला गया था। तो इस सारे प्रॉब्लम था। लेकिन आप देखेंगे जो हर एक जो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग अब थोड़ा अनसिक्योर पार्ट को थोड़ा घटा रहा है और उसके बदले में सिक्योर बुक का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ये तो बात अच्छी है कि बैंक चाह रहा है कि जो आपका जो बिज़नेस है वो थोड़ा लेस वोलाटाइल रहे, वोलाटाइल थोड़ा कम रहे, ये बैंक चाह रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक रिपरकशन भी है। रिपरकशन है क्या, जो आपको जो यील्ड थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। जब आप अनसिक्योर पार्ट का परसेंटेज घटाएंगे तब आपका यील्ड थोड़ा इफेक्ट होगा। और इस तरह का सिचुएशन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी हो रहा है। लेकिन अभी भी उसके पास मोटा मोटी किसी का 20%, किसी का 30%, किसी का 40% अभी भी बुक में जो माइक्रो फाइनेंस है। और जब आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस साइकिल अच्छे सिचुएशन की तरफ जाएंगे, जैसे आप जा रहा है, देखेंगे वो माइक्रो फाइनेंस में अपना एक्सपोजर भी बढ़ा देंगे। तो ये बात है, ये मोटा मोटी पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक है और इस तरह से इंडस्ट्री अभी मूव कर रहा है। तो ये हो गया। फिर हम ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो इसका भी अगर आप देखेंगे जो सिक्योर बुक है 60% है और अनसिक्योर बुक है जो माइक्रो बुक है वो है आपका 40%। अगर आप कुछ साल पहले जाएंगे तो इसका जो अनसिक्योर और सिक्योर बुक का परसेंटेज मोटा मोटी 50-50 था। लेकिन अब मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है, यानी फोर्स कर रहा है कि थोड़ा सिक्योर का बुक का परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए, और वो अभी कर भी रहा है ये। तो ये हो गया। फिर अगर आप इसका सिक्योर बुक देखेंगे, सिक्योर बुक में इसका मार्ग यानी MSME, फिर आपका रिटेल, फिर एग्री और गोल्ड का परसेंटेज है। और अगर आप इसमें इस मार्क के हिसाब से भी देखेंगे तो इसमें गोल्ड का जो सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट अब जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 40% है। तो टोटल
जो मार्क का जो है, जो गोल्ड, एमएसएमई, रिटेल, एग्री, जो टोटल बुक अगर आप इसको 100% पकड़ेंगे तो इनमें से 40% बुक है आपका गोल्ड का। तो इसका गोल्ड के ऊपर एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। और आप सभी को पता है गोल्ड एक सिक्योर, एक पूरा मार्क ही सिक्योर है। इनमें से गोल्ड और भी सिक्योर होता है क्योंकि आपके पास कोलाटरल रहता है। अगर जो कस्टमर जो लोन डिफॉल्ट करेगा तो आप जो ओपन मार्केट में उसका जो गोल्ड आपके पास रहेगा तो आप इजीली सेल कर सकते हैं, उससे आप अपना पैसा वगैरह ले सकते हैं। और आपको पता ही होगा जो बैंक का जो एलटीवी रहता है, गोल्ड का एलटीवी वो थोड़ा कम रहता है। एलटीवी का मतलब होता है लोन टू वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ का गोल्ड होगा तो आप 60-70 रुपीज़ का ही लोन देंगे, तो आप तो नेट फ़ायदा में रहेंगे। तो ये बात है। तो इसका ये मोटा मोटी है। और अनसिक्योर में ये माइक्रो फाइनेंस का लोन वगैरह देता है। तो ये मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं Q4 का रिजल्ट के बारे में। तो अगर देखेंगे मेरे हिसाब से जो ये जो कंपनी एक टर्न अराउंड कंपनी है। क्यों टर्न अराउंड है ये हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले इसका एडवांस देखेंगे, यानी जो लोन बुक का ग्रोथ है 20%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY26 में ये लोग 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका जो सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे, इसका मार्क यानी जो एमएसएमई, रिटेल, एग्री और गोल्ड, इस जो सेगमेंट है इसका ग्रोथ आप देखेंगे 47% है, तो बहुत ही अच्छा है। और गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो वो 54% से ग्रो कर रहा है, एमएसएमई 20% से ग्रो कर रहा है, रिटेल 40% से, एग्री 20% से ग्रो कर रहा है। और माइक्रो फाइनेंस का बुक अगर आप देखेंगे वो तो नेगेटिव में चला गया था। आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें भी इंप्रूव आ रहा है। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में माइक्रो फाइनेंस का बुक 15% से ग्रो किया है और उसका डिस्बर्समेंट भी बढ़ रहा है। अगर आप डिस्बर्समेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे तो ओवरऑल इसका डिस्बर्समेंट मोटा मोटी 88% ईयर ऑन ईयर बेसिस में है। और इनमें से सिक्योर बुक यानी जो मार्क वाला जो सेगमेंट है, तो मार्क वाला जो सेगमेंट है वो 103% से डिस्बर्समेंट है, और इसका 133% से। और इसका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक उसका भी डिस्बर्समेंट चल रहा है, वो 15% से इसका डिस्बर्समेंट हुआ है। तो माइक्रो फाइनेंस का बुक जो एकदम डाल हो गया था उसमें AUM का भी ग्रोथ आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और आप कोई भी जो बिजनेस लॉस में चला गया था उस बिजनेस को अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ट्रैक करना चाहिए, कभी भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में ट्रैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक साल पहले उसका सिचुएशन को अलग था, अब सिचुएशन को अलग है। इसीलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ट्रैक करना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में उसका इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है। इसे पकड़ने के लिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का रिजल्ट फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गया, डिस्बर्समेंट बहुत तगड़े रेट से हो रहा है और आपको पता ही होगा। तो आप तभी भी डिस्बर्समेंट करेंगे जब आपका जो घर होगा, जो घर क्लीन होगा। अगर आपका आप जो लोन डिस्बर्स कर रहा है वो आपके पास नहीं आ रहा है, आपका लोन बुक डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आपका NPA बढ़ रहा है, आपका DPD कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका प्रोविज़न ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आप कभी भी आप डिस्बर्समेंट नहीं करेंगे। जो कोई भी बिजनेस हो वो तभी डिस्बर्समेंट करता है, कब करता है, जब उसको पता है कि उसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ रहा है, जो ये लोग जो बांट रहा है वो पैसा उसके पास आ रहा है। अगर जो बांट रहा है वो नहीं आ रहा है तो कभी भी ये लोग नहीं बांटेंगे। आप किसी को उधार कब देते हो, जब वो आपका उधार वाला पैसा जब आपको वापस करते हैं। अगर आप किसी को 1 लाख रुपए का उधार दे दिया और वो कुछ वापस नहीं करेगा तो आप उसको दोबारा कभी भी उसको उधार देंगे, कभी नहीं देंगे। इस सेम सिचुएशन है इस बैंक के साथ भी। बैंक भी उधार का ही बिजनेस करता है, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो ये बात है। तो फिर और अगर आप इसका सिक्योर और अनसिक्योर का परसेंटेज देखेंगे वो 60-40 है। तो ये हो गया बात। डिस्बर्समेंट बहुत तगड़े रेट से चल रहा है और इसका डिपॉजिट मोटा मोटी 12% से चल रहा है और कासा का बुक मोटा मोटी 24% में स्टेबल है। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, यानी जो आप सहज लैंग्वेज में आप कह सकते हैं जो सस्ता पैसा होता है। बैंक के पास जो सस्ता पैसा पड़ा रहता है उसे कहते हैं कासा। और जितना आपका कासा का बुक ज़्यादा होगा उतना ही आपका बेहतर होगा, क्योंकि वो सस्ता पैसा आपके पास है। आपको हाई इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा बोरो करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास ही पैसा है। तो ये बात है। फिर और कुछ जो पैरामीटर है, अब फिर इसका पैट देख लेते हैं। तो अगर आप इसका पैट देखेंगे तो पैट मोटा मोटी इसका FI जो Q1Q बेसिस में देखेंगे, यानी कि Q4 FY25 Q4 FY26 देखेंगे तो -183 करोड़ से +25 करोड़ है। तो जो मैंने बताया था जो टर्न अराउंड कंपनी है, जो इसका टर्न अराउंड अगले क्वार्टर में भी स्टार्ट हो गया था। अगर आप देखेंगे अगले क्वार्टर में भी इन लोगों ने 7 करोड़ का पॉजिटिव पैट किया था। इस क्वार्टर में 24 करोड़ पॉजिटिव 24 करोड़ का पैट किया है।
तो मैंने पहले ही बताया था आपको कोई भी टर्न अराउंड प्ले खेलने के लिए प्ले करने के लिए आपको हमेशा क्यू ऑन क्यू बेसिस का नंबर पकड़ना पड़ेगा, कभी भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर नहीं पकड़ना है। तो इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और FI 25 वर्सेस 26 में भी पॉजिटिव रन हुए हैं। अगर आप इसका FI 25 वर्सेस 26 देखेंगे तो FI 25 में इसका पैट था -521 करोड़ और इस FI 26 मानी ये इस फिनेंशियल ईयर में इसका लॉस है -166 करोड़। तो आप देखेंगे इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूव हो रहा है, FI 25 वर्सेस 26 इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो आई होप FI 27 में ये अपना नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में ये अपना पॉजिटिव पैट पोस्ट कर देंगे। तो ये बात है। तो ये हो गया आपका पैट। और इसके बाद कुछ और डेटा देख लेते हैं। फिर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे वो भी 20% से ग्रो किया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब होता है जो आप जो लोन बांटते हैं उससे जो इनकम आते हैं उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और फी इनकम जो आप जो कोई लोन को डिसबर्स करने के जो फ़ी करते हैं, फिर या फिर जो डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं, या फिर जो आप को लेंडिंग करते हैं, फिर या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे आपका म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, होम लोन का डिस्ट्रीब्यूशन, गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये आप करेंगे तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत फ़ी इनकम आते हैं। और इसका फ़ी इनकम में अगर देखेंगे यानी कि जो नॉन इंटरेस्ट इनकम वो भी मोटा मोटी 40% से ग्रो किया है। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे इसका मोटा मोटी 25 से 30% का बुक इसका नॉन इंटरेस्ट इनकम से आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर आप इसका क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो इसका क्रेडिट कॉस्ट भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे इसका क्रेडिट कॉस्ट अभी है 7.5 था, अगले ईयर ऑन ईयर बेसिस में 7.5 से 4.1 हो गया है। तो क्रेडिट कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर एक टाइम फ्रेम में क्रेडिट कॉस्ट भी इसका इंप्रूव हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। क्रेडिट कॉस्ट कब इंप्रूव होता है? जब आपका प्रोविज़न का नंबर घटता है। अगर आपका प्रोविज़न का नंबर बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे इसका, अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोविज़न का नंबर भी घट गया है। इसीलिए इसका प्रोविज़न का नंबर सिर्फ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, FI 25 वर्सेस 26 भी इसका प्रोविज़न का नंबर घटा है, ये आप देख सकते हैं। फिर इसका कुछ एसेट क्वालिटी के बारे में देखते हैं तो GNPA का नंबर 6.9 से 5.4 है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और Q3 में था 5.6। तो Q on Q ईयर ऑन ईयर पे इंप्रूव है। उसके साथ FI 26 में भी इंप्रूवमेंट है, FI 25 वर्सेस 26 में भी इंप्रूवमेंट है। नेट NPA 3 था, वो घट के आ चुका है 1.8। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंप्रूव हुआ है। उसके साथ Q on Q में भी इंप्रूव हुआ है, 2.7 तक घट के आ चुका है 1.8। तो ऑलमोस्ट 100% का इम्प्रूवमेंट है, हर मतलब 60-70% का इम्प्रूवमेंट है। और FI 25 वर्सेस 26 भी इसका नेट NPA इम्प्रूवमेंट है। और कॉस्ट ऑफ फंड अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड भी थोड़ा नीचे आया है। अगले क्वार्टर में था 7.3, इस क्वार्टर में 7.1%। और इसके बाद कुछ ब्रांड एडिशन भी इसका हो रहा है, लेकिन उसका स्पेस थोड़ा धीमी है। इसके पास टोटल 804 ब्रांचेस है। और इसका थोड़ा ROA और ROE का देख लेते हैं। ROA मोटा मोटी इसका 1.1% में है, इसका -0.7 था ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और Q3 में था 0। तो 0 से 0.1 इसका अभी आया है। और अभी भी ROA अगर FI 26 के हिसाब से देखेंगे अभी भी माइनस में है, लेकिन इंप्रूवमेंट चल रहा है। ROA और ROE में इंप्रूवमेंट चल रहा है। और इसका कॉस्ट टू इनकम यानी कि जो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इसका घट रहा है, 84 था अगले क्वार्टर में, अगले ईयर के इस क्वार्टर में, यानी कि Q4 ऑफ FI 25 इसका कॉस्ट टू इनकम था 84%, वो घट के आ चुका है 66%। जब आपका लॉस ज़्यादा होता है या फिर आपको तभी आपका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, ये होता है आपका बैंक के साथ। तो मोटा मोटी हर एक पैरामीटर आप देखेंगे सही दिशा में भाग रहा है। तो ये कोई भी आपको फिनेंशियल को इसी तरह से देखना है कि उसका जो हर एक जो पैरामीटर है, जो आपका 10 से 15 पैरामीटर होता है जो आपको चेक करना पड़ता है, तो उस पैरामीटर किस दिशा में जा रहा है तो वही आपको देखना है। उसका मूवमेंट देखना है कि वो अपवर्ड जा रहा है या कि डाउनवर्ड जा रहा है। अगर अपवर्ड जा रहा है तो आप उस बिज़नेस के साथ रह सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत आप एलोकेशन बढ़ा भी सकते हो जब उसका। और मैं हमेशा कोई भी फिनेंशियल सेगमेंट में उसका एसेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा जोर देता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई जितना भी ग्रोथ कर लेंगे, अगर उसका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होगा तो आप कभी भी उसका स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा। कोई भी फिनेंशियल है, आपका ग्रोथ के साथ साथ एसेट क्वालिटी भी प्रिस्टीन होना चाहिए। अगर एसेट क्वालिटी अच्छा नहीं है, प्रिस्टीन नहीं है, तो आपको कभी भी पैसा नहीं बनाएगा। तो ये बात है। तो ये था मोटा मोटी डिस्कशन। तो बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उसके अनुसार भी चल रहा है। और इसका प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे 0.75 है। तो
आज इसका FI28 का मैनेजमेंट का जो और इसके साथ कुछ गाइडेंस बता देते हैं। इसका गाइडेंस था FI26 का AUM ग्रोथ का गाइडेंस था कि ये लोग मोटामोटी 15% से ग्रो करेंगे, लेकिन ये मोटामोटी 20% से ग्रो किया है। और FI27 में इसका गाइडेंस है 25% से इसका AUM ग्रोथ करेंगे। देखते कैसे क्या होता है। फिर इसका ROA का गाइडेंस है 1.5 से 2% FI28 में। और इसका क्रेडिट कॉस्ट जो मैनेजमेंट ने कहा है कि Q1 ऑफ FI27 इसका क्रेडिट कॉस्ट मोटामोटी 2 से 3 के बीच रहेगा। अभी इसका क्रेडिट कॉस्ट है 4.1, पहले था 7.1, तो बहुत अच्छे रेट से घट रहा है। आई होप they will manage their guidance, what they say 2 to 3% of credit cost in Q1 FI27। तो ये हो गया मोटा मोटी। देखते हैं। और अभी इसका तो कॉन्कॉल वगैरह नहीं हुआ है, जब कॉन्कॉल वगैरह होगा तब इसके बारे में और भी डिटेल हम बात करेंगे। तो बिजनेस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक पैरामीटर, हर एक ईच एंड एवरी पैरामीटर आप टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, यानी कि अच्छे दिशा में जा रहा है। तो इस बैंक को आप अच्छे से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप और भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है सभी सही दिशा में जा रहा है। सूर्योदय, फिर आपका जाना स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, फिर आपका उज्जीवन, हर एक बैंक आप देखेंगे सही दिशा में। फिर आपका जो उत्कर्ष वो भी सही दिशा में जा रहा है। लेकिन उत्कर्ष का जो बिहार में एक बिल वगैरह आया था, तो उसका रिपरकशन हम देखेंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि उसमें आप बिहार का ऑलमोस्ट 40% उसका टोटल एम का 40% बिहार में है, इसीलिए उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। बिहार यूपी में है। तो यही बात है, हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। उसके साथ माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है उसको भी आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। और इसका जो प्राइस टू बुक है वो 0.75 है, तो मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूड है। अगर मैनेजमेंट जो कहा है FI27-28 में इसी दिशा में अगर ये 1% का भी अगर ये ROA कर दे FI27 में, तो इसका प्राइस टू बुक 100% एक के ऊपर चला जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सॉल्व रिकमेंडेशन। और उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।